लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा है। कल शाम तक प्रचार भी थम जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान होगा, यानी 19 अप्रैल तक लोकसभा की करीब 20% सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। एक चौथाई चुनाव निकल जाएगा बॉस, पहले ही दिन। लेकिन इंडी गठबंधन की नींद अभी तक टूटी ही नहीं है। एक चौथाई सीट पर वोट पड़ने हैं, ये भाई लोग सोए हुए हैं। 2 दिन बाद वोटिंग है, लेकिन चुनाव में इंडी गठबंधन का हाल यह है कि अभी तक वोटिंग से ठीक पहले ना तो इंडी गठबंधन की कोई बड़ी ज्वाइंट रैली हुई है, और आगे भी ज्वाइंट रैलियां कितनी होंगी भी या नहीं होंगी, इसका भी कोई प्लान क्लियर नहीं है। इसी तरह मैनिफेस्टो के मुद्दे पर भी इंडी गठबंधन बिखरा हुआ है। जब गठबंधन बना था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही गई थी, लेकिन जैसे चुनाव प्रचार में सब अपनी अपनी गाड़ी हाँक रहे हैं, वैसे ही मैनिफेस्टो के मोर्चे पर भी इंडी गठबंधन में कई तरह की वैरायटी है। हर कोई अपना अपना मैनिफेस्टो बनाकर उतरा हुआ है, कोई एक मैनिफेस्टो नहीं है इस गठबंधन का। ऐसे ही चुनाव जीतने पर इंडी गठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। यानी कुल मिलाकर इंडी गठबंधन का हाल, इसमें शामिल पार्टियों को खुद ही ये भरोसा नहीं है कि उनका गठबंधन चुनाव जीत जाएगा। इसलिए ये ना तो कोई ज्वाइंट रैली कर रहे हैं, ना ज्वाइंट मैनिफेस्टो लोड कर पा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा। मतलब इन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को टॉप नहीं आने देंगे, हम कंबाइंड स्टडी करेंगे। और पहला पेपर परसों है, ये अभी कौन सी किताब लाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मिलकर कहां पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये अभी यही नहीं तय कर पा रहे। और इनको एग्जाम में टॉप करना है। इनका हाल ये कि देखेंगे, जीत गए तो देखेंगे, सब कर लेंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में यूपी में भी वोटिंग है। सबसे ज्यादा सीटें होने की वजह से भी यूपी का वेटेज सबसे ज्यादा है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां 2019 में बीजेपी को कुछ नुकसान झेलना पड़ा था। इसलिए पहले चरण में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास पश्चिमी यूपी में पूरा जोर लगाने का मौका था भाई, जिससे इंडी गठबंधन ने गवा दिया। और अब जब गाड़ी स्टेशन से छूटने वाली है तो ये लोग सामान पैक करना शुरू किए हैं। अब जाकर इनकी नींद टूटी है। खबर है कि कल गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी यहां भी ज्वाइंट रैली नहीं कर रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत करना है, वहां भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम निपटाया जा रहा है। गाजियाबाद सीट कांग्रेस के कोटे में है और इस सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। यानी 19 अप्रैल की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होगी, उसमें इंडी गठबंधन का कोई साझा प्रचार तक नहीं दिखने वाला। यूपी में तो कांग्रेस का हाल यह है कि अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ठीक से प्रचार में उतरे तक नहीं है। पहले चरण में यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत पर वोट डाले जाने हैं। इसमें से सिर्फ सहारनपुर सीट ऐसी है जो कांग्रेस के कोटे की है। इस सीट पर कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों को अभी तक उतार भी नहीं पाई है और कल कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी पहले चरण की। कल प्रचार के आखिरी दिन कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा यहां रोड शो करेंगी। मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, और उसके बाद जब फेल होंगे तो कहेंगे कि टीचर ही गलत पेपर चेक करता है, ये सेटिंग किए हुए टॉपर से। अरे बॉस, अपना भी तो हाल देखो। यूपी में इंडी गठबंधन और एनडीए के प्रचार का हाल यह है कि आप देखिए इनकी हालत क्या है। जिस इंडी गठबंधन की बात हो रही है, इंडी गठबंधन, ये आप देखिए कि यूपी में इतना बड़ा राज्य है, 80 सीट है। इनकी ज्वाइंट रैली अभी तक कितनी की है यूपी के अंदर? 0 बॉस, 0 अंडा। एनडीए ने कितनी ज्वाइंट रैली कर ली है, ये आपको इंडी का बताया, ये एनडीए का बता रहा हूं। एनडीए ने 2 ज्वाइंट रैली कर भी ली। और ये इनका हाल सिर्फ यूपी में नहीं है। अगर आपको दूसरे राज्य का बताऊं, जैसे बिहार का बताऊं कि बिहार में क्या हाल है। बिहार में इंडी गठबंधन का प्रचार, यहां पर इंडी की ज्वाइंट रैली, बिहार में भी ये लोग 0 ज्वाइंट रैली किए हैं, 0 मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं भाई लोग। तेजस्वी राहुल की कोई ज्वाइंट रैली नहीं हुई। और एनडीए का प्रचार देखिए, एनडीए की ज्वाइंट रैली, ये लोग 4 ज्वाइंट रैली ऑलरेडी कर चुके हैं बिहार के अंदर। ये गठबंधन का तो हाल है।
बस इनके गठबंधन में नरेंद्र मोदी को भर भर के जितना सुनाना है सुना लो, बाकी कुछ मत करो। इंडी गठबंधन के पास प्रचार का कोई प्लान नहीं दिख रहा। उधर पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने बिहार के गया और पूर्णिया में एनडीए सहयोगियों के लिए प्रचार किया। बिहार की गया सीट पर पहले चरण में वोटिंग है। गया से एनडीए की तरफ से एचएएम यानी हम पार्टी के उम्मीदवार जीतन राम मांझी कैंडिडेट है। आज पीएम मोदी ने उनके लिए भी वोट मांगा। पूर्णिया में एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के लिए पीएम मोदी ने रैली की। यानी अपना बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, एनडीए का कैंडिडेट है, उसके लिए भी जाके वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी। यहां ये लोग अपने ही कैंडिडेट के लिए उतर नहीं पा रहे। आज पीएम मोदी की गया की रैली में दो दिलचस्प चीजें भी दिखी। एक तो पीएम मोदी के मंच पर पशुपति पारस दिखे, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि एलजेपी कोटे की सारी सीटें चिराग पासवान को दिए जाने से नाराज हैं। उन्होंने एनडीए से अलग होने का संकेत भी दिया था, लेकिन बाद में वो मान गए और गया की रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद दिखे। देखिए बैठे हुए बगल में ही, और एनडीए की एकजुटता का मैसेज दे दिया। मंच पर कुछ देर तक पीएम मोदी ने पशुपति पारस को अपने बगल में बिठाया, उनसे बातचीत की, उनका हाथ पकड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पीएम मोदी उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि उन्हें वो भूले नहीं है, ना ही खुद से अलग किया है। इसी तरह गया की रैली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी दिखे। बक्सर सीट से टिकट कटने की वजह से अश्विनी चौबे नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने अश्विनी चौबे की नाराजगी भी दूर कर दी। पशुपति पारस से बात करने के बाद पीएम मोदी ने अश्विनी चौबे को अपने बगल में बिठाया और उनसे भी बातचीत की। टिकट कटने का जो दर्द अश्विनी चौबे के मन में था, उसे पीएम मोदी ने कम किया। तो यह होता है लीडर जो अपने गठबंधन के साथियों को एकजुट रख रहा है। यह नहीं कि है नाराज है तो छोड़ दो, है नहीं आ रहा है तो जाने दो, सबको समेटते चलो। उनके लिए ज्वाइंट रैली कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उनकी कोई नाराजगी है तो दूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिहार में रैली करते हुए पीएम मोदी ने भी इंडी गठबंधन की चुनावी प्लानिंग पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के पास कोई विजन ही नहीं है। एक बार पीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा मैनिफेस्टो को लेकर भी इंडी गठबंधन में क्या उलझन है। गठबंधन अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। प्रचार का साझा प्लान बनाने में तो इंडी गठबंधन फेल दिख रहा है। कॉमन मैनिफेस्टो बनाने में भी इंडी गठबंधन का स्कोर 0 है। इंडी गठबंधन की हालत अभी यह है कि इसमें शामिल पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर घूम रही हैं और कई मुद्दों पर गठबंधन के अंदर ही टकराव है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके साइलेंट हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। तो भाई पहले मन तो बना लो कि करोगे क्या, आओगे तो। इसी तरह सरकारी जॉब का मुद्दा, कांग्रेस ने 30 लाख सरकारी जॉब का वादा कर दिया, आरजेडी ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा कर दिया। ए भाई इतनी नौकरी कहां से लाओगे सरकारी? कोई 30 लाख कह रहा है, कोई 1 करोड़ कह रहा है, कोई 5-6 करोड़ भी कह दो। मनरेगा की मजदूरी, इसे बढ़ाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने 400 रुपए प्रतिदिन का वादा किया। समाजवादी पार्टी कह रही है हम 450 दे देंगे। सीपीएम, सीपीआई करेंगे ना हम 700 दे देंगे। भाई अब पब्लिक परेशान, 400 मिलेगा, 450 मिलेगा, 700 मिलेगा कि ठेंगा मिलेगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का मुद्दा देखिए, जिस पर इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां साइलेंट हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली का वादा कर दिया है। यानी जितनी पार्टियां उतने वादे, और वो भी अलग अलग। यानी घर में ये लोग पार्टी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन क्या खाना पकाएगा यही नहीं पता। कोई कह रहा है बिरयानी पकेगी, कोई कह रहा है कि बिरयानी नहीं पकेगी बॉस, बिरयानी पकेगी तो डस्टबिन में जाएगी। अरे तय कर लो क्या खिलाओगे भाई, पहले बता तो दो। एकजुटता के नाम पर अभी तक इंडी गठबंधन सिर्फ 2 बार एक्टिव दिखा है।
वो भी इस मजबूरी में कि गठबंधन के बड़े नेता भ्रष्टाचार के केस में जेल चले गए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन की रैली हो चुकी है, इसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन 21 अप्रैल को एक बड़ी रैली करेगा। यानी इंडी गठबंधन मजबूरियों पर चलने वाला गठबंधन बन गया है, जहां किसी की गिरफ्तारी ही सभी नेताओं को एक मंच पर लाती है। अब सोचिए, जब खुद इंडी गठबंधन के नेता ही अपने गठबंधन को इतने हल्के में ले रहे हैं, तो जमीन पर कार्यकर्ता कैसे भारी मन से भारी मानेगा इसको, गठबंधन की ताकत को? कार्यकर्ता कैसे एकजुट होंगे भाई? इंडी गठबंधन की पार्टियों की रणनीति देखकर ही माथा पीट लेंगे। जैसे आम आदमी पार्टी को देखिए, जो नेता जेल में है उन्हें भी आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारक बना दिया है। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आज आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। अब कमाल की बात सुनिए, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम है, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में है और उनके जल्द बाहर आने की अभी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। बॉस जेल में है, प्रचार कैसे करेंगे? जेल में कुछ करेंगे और आम आदमी पार्टी गुजरात में जीतेगी क्या? फिर भी पार्टी ने उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा है। गुजरात में 7 मई को चुनाव है, हो सकता है कि गुजरात का चुनाव निकल जाए और अरविंद केजरीवाल का नाम सिर्फ कागजों पर ही लिखा रह जाए। कमाल की बात यह भी कि इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का भी नाम है। ये दोनों भी इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। सबसे गजब की बात यह है कि 40 नामों वाली स्टार प्रचारक की लिस्ट में दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम है। यह पहली बार होगा कि सुनीता केजरीवाल पार्टी के किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। यानी पार्टी में नंबर 2 कौन है, अब यह कागज पर लिखकर आ गया है। सुनीता केजरीवाल नंबर 2 पर है। सुनीता केजरीवाल इस वक्त केजरीवाल के बाद पार्टी की सबसे बड़ी नेता बन गई है और दूसरे नेता सब पीछे रह गए, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी हो या कोई और ये वो लोग हैं जो परिवारवाद की राजनीति का विरोध करते हुए पॉलिटिक्स में आए थे और कहे थे सब बदल देंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल का नाम होने का एक संकेत यह भी है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सिंपैथी वोट मांगेगी। आज ही आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के लिए हमदर्दी बटोरने का एक और दांव खेला और दावा किया कि जेल से अरविंद केजरीवाल ने संदेश भिजवाया है कि उनका नाम अरविंद केजरीवाल है और वो आतंकवादी नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल में उनसे आतंकवादियों जैसा बर्ताव हो रहा है। कल जेल से अरविंद केजरीवाल से मिलने के बाद यही बात भगवंत मान ने कही थी। आज गुजरात में प्रचार के दौरान भगवंत मान ने भी सिंपैथी कार्ड खेला और अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए। एक बार भगवंत मान जी को भी सुन लीजिए, फिर आगे की बात। यार ऐसे तो आतंकवादियों से भी बात होती होगी। क्या क्या गलत कर दिया उसने दिल्ली में अस्पताल बना दिए, ये गलती होगी उससे। उसने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा कर दिया, ये गलती होगी उससे। आतंकवादियों की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो आप। हट जाएगा। सिटिंग मुख्यमंत्री है और मुलाकात ऐसे कराते हो जैसे किसी बहुत बड़े आतंकवादी के साथ मिलने आए हो कोई। मैं भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री। इधर इंडी गठबंधन की पार्टियां अपना अपना फैलाया रायता समेट रही हैं, उधर बीजेपी लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है। बीजेपी की नई लिस्ट आई है जिसमें 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इन 7 सीटों में यूपी की 2 सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट बदल दिए। ये 2 सीटें हैं देवरिया और फिरोजाबाद। देवरिया में बीजेपी ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काट दिया गया है। 2019 के चुनाव में देवरिया में बीजेपी करीब 2.5 लाख वोट से जीती थी। फिरोजाबाद सीट पर बीजेपी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया है और मौजूदा सांसद चंद्रसेन जादौन का टिकट कटा है। 2019 में फिरोजाबाद में बीजेपी करीब 29,000 वोट से जीती थी। यानी दोनों बड़े अंतर से जीतने वाली सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए गए। इसमें फिरोजाबाद की सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां से अखिलेश यादव के परिवार के अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो राम गोपाल यादव के बेटे हैं। अब फिरोजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव और बीजेपी से ठाकुर विश्वदीप सिंह के बीच मुकाबला होगा। पिछली बार फिरोजाबाद में अक्षय यादव अपने चाचा शिवपाल यादव की वजह से हार गए थे, क्योंकि तब शिवपाल अपनी अलग पार्टी बनाकर फिरोजाबाद से उतर गए थे।
रिजल्ट यह रहा कि बीजेपी को करीब 4,95,000 वोट मिले, अक्षय यादव को 4,67,000 वोट मिले और शिवपाल को करीब 92,000 वोट मिले और बीजेपी ये सीट करीब 28,000 वोट के अंतर से जीत गई। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को थोड़ी उम्मीद होगी, क्योंकि इस बार शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट बदल दिया है। फिरोजाबाद तो मुलायम परिवार का गढ़ रहा है, वहां से अखिलेश यादव, डिंपल यादव चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन मुलायम परिवार का सबसे बड़ा गढ़ तो मैनपुरी है, जहां से 1996 से अब तक मुलायम परिवार ही चुनाव लड़ता रहा है और जीतता रहा है, फिर चाहे किसी की लहर रही हो। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद बनते थे। मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश की पत्नी डिंपल मैनपुरी से सांसद हैं और वही मैनपुरी से इस बार चुनाव भी लड़ रही हैं। आज डिंपल यादव ने मैनपुरी से नॉमिनेशन भरा। नॉमिनेशन के वक्त पूरा मुलायम परिवार मैनपुरी में मौजूद था। अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सब पहुंचे हुए थे। नॉमिनेशन के लिए सैफई में अपने घर से निकलने के बाद डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव की समाधि पर फूल भी चढ़ाए। डिंपल यादव ने नॉमिनेशन से पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया। वहीं अखिलेश यादव भी मैनपुरी सीट से अपने पिता मुलायम सिंह यादव का कनेक्शन बताने से नहीं चूके। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताता हूं कि मैनपुरी भले ही मुलायम परिवार का गढ़ हो, लेकिन यहां भी उनके लिए एक नई टेंशन खड़ी हो गई। नेताजी के ना रहने पे भी नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल करके 3 लाख के लगभग पार्टी को जिताने का काम किया था। जहां ये मैनपुरी की जनता रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है, वहीं मैनपुरी का रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद मैनपुरी का मान सम्मान का चुनाव भी यहां की जनता समझ रही है। मैनपुरी सीट को लेकर अखिलेश को कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये सीट तो उनकी पत्नी डिंपल यादव निकाल ही लेंगे। लेकिन मैनपुरी में आज तक समाजवादी पार्टी एक बार भी नहीं हारी। खुद 3 बार तो मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। मुलायम के बाद उपचुनाव में मैनपुरी से डिंपल यादव जीती। उपचुनाव में डिंपल की जीत का अंतर 2,88,000 वोट भी रहा। लेकिन अखिलेश को मैनपुरी में भी टेंशन इसलिए होगी क्योंकि अचानक मायावती की पार्टी बीएसपी ने मैनपुरी सीट पर अपना कैंडिडेट बदल दिया। बीएसपी ने मैनपुरी से शिवप्रसाद यादव को टिकट दे दिया है। पहले मायावती ने यहां पर गुलशन शाक्य को कैंडिडेट बनाया था। यादव कैंडिडेट उतारने से अखिलेश और डिंपल के साथ मायावती ने खेल कर दिया है, यह चर्चा बढ़ गई है। मैनपुरी में मायावती ने यादव कैंडिडेट उतारकर कैसे अखिलेश की परेशानी बढ़ा दी है, आपको मैनपुरी के जातिगत समीकरण से समझ में आएगा। जिस मैनपुरी सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां पर मैनपुरी इस सीट पर गणित क्या है? यहां पर यादव वोटर जो है वो करीब 3.5 लाख है। 3.5 लाख, 3.5 लाख यादव वोटर है मैनपुरी के अंदर। और ठाकुर वोटर जो है वो करीब 1.5 लाख, 1.5 लाख। शाक्य वोटर है 1,60,000, 1.6 लाख। जाटव जो हैं वो 1,40,000 और ब्राह्मण जो हैं वो हैं 1,20,000। और अगर आप देखेंगे लोधी और मुस्लिम, लोधी और मुस्लिम ये दोनों 1-1 लाख हैं। 1 लाख, 1 लाख, ये है मैनपुरी का जातिगत गणित। अब इससे अखिलेश की परेशानी यह होगी कि 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव सिंपैथी वोट में बड़े मार्जिन से तो जीत गई, लेकिन 2019 के चुनाव में खुद मुलायम सिंह सिर्फ 94,000 वोट से जीते थे, और वो भी तब उसमें बीएसपी का वोट भी शामिल था। जबकि 2014 में जब बीएसपी इस पर चुनाव लड़ी थी, तो 2014 का चुनाव अगर आप देखिएगा तो बीएसपी को करीब 1,42,000 वोट मिले थे। यानी बीएसपी का मैनपुरी में कोर वोट बैंक है। और इस बार जब बीएसपी ने यादव कैंडिडेट खड़ा किया है, तो यहां अगर अखिलेश यादव को डेंट लगा तो मैनपुरी में खेला हो जाएगा बॉस। ऐसे में मैनपुरी में डिंपल यादव की राह भी अब आसान नहीं रहेगी, यह अभी से चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि बीएसपी के यादव कैंडिडेट से कहीं डैमेज ना हो जाए, इसलिए बीएसपी के जिस कैंडिडेट का टिकट मायावती ने काटा, उसे समाजवादी पार्टी में शामिल करवाया गया। मैनपुरी में बीएसपी ने पहले गुलशन शाक्य को टिकट दिया था।
लेकिन टिकट कटने के बाद गुलशन शाक्य अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने बीएसपी के नए कैंडिडेट को बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बता दिया। सुनिए बीएसपी के कैंडिडेट बदलने पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं और बीएसपी ने जो प्रत्याशी काटा है तो साक्य समाज पूरा अपमानित महसूस कर रहा है। इस बार मैनपुरी का साक्य समाज का वोट एकजुट होकर के और जो लड़ाई पीडीए की है और संविधान बचाने की, अपने वोट के अधिकार को बचाने की, उसको बचाने के लिए वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेंगे। अच्छा, इन्होंने यादव को टिकट दिया, डिंपल यादव तो यादव समाज से ही हैं, उनको टिकट दिया तब शाक्य समाज जो है वो अपमानित नहीं हुआ था। मायावती ने शाक्य समाज के कैंडिडेट को हटाकर यादव को टिकट दे दिया तो शाक्य समाज अपमानित हो गया। और ये 10 जगह अखिलेश यादव 10 जगह कैंडिडेट अपना बदले तो जहां जहां बदले वहां वो समाज अपमानित हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन पॉलिटिक्स है, डर लगने लगा है कि कहीं यादव वोट बट गया तो चलो कम से कम शाक्य वोट ही मिल जाए। इधर अखिलेश यादव टेंशन में है, उधर सीएम योगी धमाधम प्रचार कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। योगी के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी नजर आई। बीजेपी का झंडा लहरा रहे लोग जय श्री राम के जयकारे और योगी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सुनाई दिए। यूपी में बीजेपी का मामला तो फिट दिख रहा है। सिर्फ 2 सीटें बची हैं जहां पर बीजेपी ने अब भी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया, और ये 2 सीटें हैं बृजभूषण शरण सिंह की सीट कैसरगंज और गांधी परिवार की सीट रायबरेली। इन दोनों सीटों पर कैंडिडेट के नाम के ऐलान की इतनी देरी क्यों हो रही है, उसका कारण यही माना जा रहा है कि कैसरगंज में बृजभूषण को टिकट देने को लेकर देरी में ही पश्चिमी यूपी और हरियाणा के जाट फैक्टर को देखा जा रहा है। बीजेपी यह नहीं चाहती कि एक सीट की वजह से पूरे हरियाणा और पश्चिमी यूपी की सीटों पर असर पड़ जाए। इसीलिए बृजभूषण भले ही टिकट को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी उनके टिकट को लटका कर रखा हुआ है। कैसरगंज में 5वें चरण में यानी 20 मई को वोटिंग है, इसलिए बीजेपी के पास अभी बहुत टाइम है।